Good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. After a long time we are again meeting here. How are you? How are everyone? सब लोग ठीक ठाक हैं, सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिया सबने, ठीक है। और फिर से हम लोग को स्टार्ट करना है क्लासेस को, फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। और देखो मैं कितनी अच्छी लाइन लेके आया हूँ आपके लिए, मतलब आपको अंदर से मोटिवेट कर देगी। इतने दिनों के बाद आप पढ़ने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो चाहिए होता है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, हर एक नई सुबह हम फिर पैदा होते हैं। हो सकता है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा ना हुआ हो, कुछ लोग का बहुत अच्छा हुआ हो, कुछ लोग का बहुत अच्छा ना हुआ हो, तो उससे आपको उदास नहीं होना है, ठीक है। जो भी आपको आगे करना है उसके बारे में सोचना है। हर एक नई सुबह हम फिर से पैदा होते हैं, जो बीत गया वो बीत गया, हम आज क्या करते हैं यही मायने रखता है, यही इंपॉर्टेंस है। मतलब आप जो आज का दिन है ना, उस दिन आप कितना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हो, कितनी नई चीज़ें सीखते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि उसके जो हमने भुला दिया, जो बीत गया। समझ में आ गई बात? तो जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं दे आर ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा सक्सेस उनको मिलती है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ आगे बढ़ते हैं। और वी वर डिस्कसिंग एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को मैंने पॉज कर दिया था, ठीक है, मतलब मैंने मस्कुलर टिश्यू पढ़ाने के बाद रोक दिया था क्योंकि आपके एग्जाम्स थे। अब फिर से हम उसको रिज्यूम कर रहे हैं, केवल वन टॉपिक इज लेफ्ट आउट इन द एनिमल टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। तो सबसे लास्ट टिश्यू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। एंड रिमेंबर लाइक एज मस्कुलर टिश्यू, लाइक एज ब्लड, यू हैव टू स्टडी इन अ वेरी डिटेल, ठीक है। आपको डिटेल डिस्कस करना है, डिटेल पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। इसीलिए मैंने ब्लड के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। मस्कुलर टिश्यू में उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका प्रोसेस कैसे होता है ये हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। सेम एज विद द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के हम लोग पार्ट पढ़ लेंगे, एलिमेंट्री आइडिया ले लेंगे, लेकिन वो नर्व जो इम्पल्स होती है, आपने 10th क्लास में नर्वस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो आपने ये तो पता होगा कि दे कैरी द इम्पल्स। तो इम्पल्स को कैरी कैसे करते हैं, इम्पल्स कंडक्ट कैसे होती है, इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, दीज थिंग वी विल स्टडी इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बढ़ते आगे इस मोटिवेशन कोड के साथ खूब ज़्यादा एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूरॉन। आपने इस डायग्राम को तो पहचान ही लिया होगा, फैमिलियर हो गए सब लोग इस डायग्राम से। और एक चीज़ और फैमिलियर होगी कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन आर देयर, 3, डेंड्राइट, साइटोन एंड द एक्सॉन। ये सब लोग को पता होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा। लेकिन हम लोग 11th में हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग एडवांस हो जाएंगे, एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स होते क्या है? न्यूरॉन इज़ द सेल, याद रखना, इट इज़ नॉट अ टिश्यू, इट इज़ अ सेल। तो जो नर्वस टिश्यू होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल, न्यूरॉन, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल बुला सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मिलके क्या बना लेते हैं? नर्वस टिश्यू, ठीक है। जैसे ब्रेन हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? दैट इज न्यूरॉन, ठीक है। कौन से टिश्यू, कौन से सेल्स प्रेजेंट होके, मतलब मिल के दे आर फॉर्मिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज न्यूरॉन। क्लियर है? सो न्यूरॉन और नर्व सेल इज अ सिंगल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो यही मिलके क्या बना लेते हैं? नर्वस टिश्यू बना लेते हैं। अब सोचो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नर्वस टिश्यू इन आवर बॉडी, और वी कैन से इन द एनिमल, ठीक है। देयर आर सो मेनी एनिमल्स आर देयर, दोज डू हैव द न्यूरॉन्स, बट ओनली वन एनिमल इज देयर दैट इज नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, यू नो दैट, पोरीफेरा। पोरीफेरा एक ऐसा एनिमल है जिसके पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। उसके पास कोई न्यूरॉन्स वगैरह इस टाइप के कोई सेल्स नहीं होती, वो सेंसलेस होता है, उसमें कोई सेंसेस नहीं होते हैं। लेकिन एनिमल का ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो सेंसेस शो करते हैं, मतलब उनके पास सेंसेस होते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोचो अगर नर्व सेल ना होती तो हम लोग एक दूसरे को सुन ना पाते, एक दूसरे को समझ ना पाते, कम्युनिकेशन क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता पूरी तरह से। तो न्यूरॉन्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हमारी लाइफ को रन करने के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे सर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन डेड हो जाता है। आपने सुना होगा कि लोगों का ब्रेन डेड हो जाता है। आपने मुन्ना भाई MBBS में एक मूवी देखी थी, उसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस पर्सन का क्या नाम था जिसका ब्रेन डेड हो गया था, ठीक है। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में सर हाँ वो नाम था, ठीक है। सो उसमें क्या होता था, ब्रेन डेड हो गया, मतलब वो अनकॉन्शियस है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ही इज़ नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग, बट स्टिल द इंटरनल नर्वस सिस्टम, जो उसकी बॉडी का अंदर का जो नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा है।
मतलब जो इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं वो भी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। लाइक एस इन आवर बॉडी, डू यू गेट टू नो, कभी आपको ये पता लगता है कि आपके बॉडी में नाइट्रोजन की कमी हो गई, ठीक है, पोटेशियम की कमी हो गई, कभी नहीं पता लगता। ये अपने आप जो है वो ऑटोमेटिक रेगुलेशन चला करता है हमारी बॉडी में। जैसे ही हमारे बॉडी में सोडियम की, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज़ फुलफिल बाय द रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूबल इन द किडनी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि नर्वस टिश्यू बाहर के स्टिमुलाई को भी रिसीव करने के लिए, बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं, ठीक है। होम्योस्टैसिस मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन रख के चलना। जैसे अगर कोई भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है। सेम एज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो वी रिस्पॉन्स, तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो समझ के चलना, ये दोनों ही प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, न्यूरॉन। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मिल गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, हाउ इट कंडक्ट द इम्पल्स, ये इम्पल्स को कैसे कंडक्ट करता है, कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे हमें कोई चीज़ें रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे भी कोई चीज़ हम जो है उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट, उसके फेवर में हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, हमें अपने फ्रेंड्स को कैसे रिस्पॉन्स करना है, हमें अपने टीचर को कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें हमारी कौन कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि आपके स्किन पे एक हेयर, एक स्मॉल एंट, ठीक है, जो छोटी सी एंट होती है, अगर वो भी जब क्रॉल करती है, वो भी चलती है, तो आपको पता लग जाता है। सोच लो तो कितने सेंसिटिव होते होंगे हमारे नर्वस टिश्यू। तो न्यूरॉन्स आर वेरी एक्साइटेबल पार्ट होता है, एक्साइटेबल सेल्स हैं। तो बढ़ते हैं आगे, न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में आपको केवल इतना फोकस करना है कि डेंड्राइट्स होते हैं, साइटॉन होता है और एक्सॉन होता है, और एक्सॉन टर्मिनल। तो एक एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। बढ़ते हैं आगे, चलो। देखो सबसे पहला न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। देखो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स थोड़ा सा अभी आपको कम क्लियर होगा, तो आप वेट करो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पहले वैसे ही एलिमेंट्री आइडिया ले लो कि जो भी इम्पल्स कंडक्ट होती है, इम्पल्स मतलब जो भी हमें स्टिमुलाई मिल रही है, स्टिमुलाई मतलब कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो उसको जब हम रिसीव कर रहे हैं तो जो स्टिमुलाई जो कंडक्ट होती है उसी को क्या बुलाते हैं, इम्पल्स बुलाते हैं, ठीक है। सो जो इम्पल्स होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, केमिकल फॉर्म में भी हो सकती है। तो न्यूरल टिश्यू किसके लिए स्पेशलाइज हो सकते हैं, कंडक्शन के लिए। किसके कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए, दैट कन्वे इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन रीजन ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। जैसे अगर हमारे लेग्स में कोई भी अगर कोई एंट ने काट लिया, ठीक है, या कोई भी एनिमल ने बाइट कर लिया, तो हमारे अदर बॉडी पार्ट को भी पता लग जाता है। समझ में आएगी बात। जैसे हमने किसी को देखा, देखने के बाद हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, इसका मतलब है आईज में जो न्यूरल टिश्यू है वो उसने अदर बॉडी पार्ट से क्या किया, कम्युनिकेशन किया। क्लियर है। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, ठीक है, जिसको एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। जो भी कंडक्शन होता है इम्पल्स का वो इसी में होता है, इसलिए इसको एक्साइटेबल बोलते हैं। और एक पार्ट होता है न्यूरोग्लिया। दिस विल बी न्यू फॉर यू। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर न्यूरोग्लिया हमने पहली बार सुना है। न्यूरोग्लिया आर द मतलब दीज आर द टिश्यू दोज कैन डिवाइड। आपको पता होगा जो नर्व सेल्स होती हैं दे कैन नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नर्व सेल एक्साइटेबल होती हैं, मतलब दे कैरी द इम्पल्स, बट न्यूरोग्लिया आर नॉट मतलब ये एक्साइटेड नहीं होती, दे डोंट कैरी द इम्पल्स, ओनली दे सपोर्ट द नर्वस टिश्यू। ये केवल न्यूरॉन्स को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। एंड दे कैन डिवाइड, याद रखना न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड बट न्यूरोग्लिया कैन डिवाइड। तो न्यूरोग्लिया स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच सपोर्ट न्यूरॉन, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू में जो न्यूरल टिश्यू है उसमें 2 पार्ट हैं, एक तो न्यूरॉन हो गया और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, दैट इज न्यूरोग्लिया। क्लियर है। तो एक नर्वस टिश्यू हो गया और एक क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो न्यूरॉन्स, सबसे पहला आपको पता है हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, दैट इज न्यूरॉन। एंड देर इज़ नो डिवीजन फॉर न्यूरॉन आफ्टर द बर्थ। याद रखना कि वेन एवर एनी चाइल्ड टेक बर्थ, आफ्टर द बर्थ द न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड। एंड यू नो दैट मोस्ट ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी कैन डिवाइड, वो डिवाइड करती हैं। सम सेल्स आर दे आर प्रोमिनेंट टू डिवाइड, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करती रहती हैं,
लेकिन ये जो सेल्स होती हैं एक बार अगर फॉर्म होगी तो उनमें कोई डिवीज़न नहीं होता। उसका रीज़न देखो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर क्यों नहीं डिवाइड करती, तो देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सेंट्रोजोम इज अब्सेंट। जब आप सेल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक ऑर्गेनल पढ़ोगे सेंट्रोजोम दैट हेल्प इन द सेल डिवीजन, ठीक है, इन द एनिमल टिश्यू, इट इज़ अब्सेंट इन द प्लांट्स टिश्यू। प्लांट सेल्स में ये अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। दिस हेल्प इन द सेल डिवीजन, और किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, आपने देखा होगा अगर कहीं पे भी नर्वस टिश्यू अगर किसी का डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रीजनरेट कर जाए। तो देखा होगा आपने कोमा में लोग चले जाते हैं, कोमा में जाने का ये भी एक रीज़न होता है कि जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, और वो रीजनरेट कर नहीं पाते, तो ऐसा हो सकता है। रिक्वायर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना कि वेन एवर अ न्यूरॉन डू नॉट गेट द ऑक्सीजन अप टू 5 मिनट, अगर उसको 5 मिनट तक ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाए, मतलब ना मिले, देन न्यूरॉन कैन बी डेड, न्यूरॉन्स की डेथ हो सकती है। इसीलिए न्यूरोग्लिया अगल बगल लगे होते हैं टू सपोर्ट, उनको सपोर्ट करने के लिए, ग्लूकोज देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए न्यूरोग्लिया आसपास लगे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कभी कभी अपने फिंगर पे कोई रबड़ बैंड या कोई थ्रेड बहुत ज़्यादा टाई कर लेते हैं, ठीक है, टाइटली बहुत ज़्यादा उस पर टाई कर लेते हैं, तो आपको यहाँ लगता है कि ये पार्ट अनकॉन्शियस हो गया, या आपने कहीं लंगर वगैरह में गए होगे तो हम अपने जो लेग्स होते हैं उनको क्रॉस करके बैठते हैं, एक आसन में बैठते हैं ना, तो अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा बैठ गए होगे या किसी पूजा में बैठ गए होगे तो आपको लगता है कि मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ब्लड की सप्लाई कम हो गई। जब भी आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उस टाइम ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो वो पार्ट की जो कॉन्शियसनेस है, मतलब उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। क्लियर है। और यही अगर कंटिन्यूअस हो जाए, ऐसा तो है नहीं ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही थी, लेकिन अगर ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से डिप्राइव हो जाए, पूरी तरह से रुक जाए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है। हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेशन, अगर आपको कोई भी मतलब चेंजेस आ रहा है तो तुरंत वो रिस्पॉन्स करेंगी। एंड कंडक्टिविटी, याद रखना इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है न्यूरॉन्स के। ठीक है, चलो अब पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन पे आ जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब जहाँ पे ऑल द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था ना, ये देखो डायग्राम में ये जो सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है दैट इज व्हाट, साइटोन। इसी को हम क्या बुलाते हैं, साइटोन बुलाते हैं। और इसका कॉमन नेम क्या है, दैट इज सेल बॉडी। अब नाम से ही पता लग रहा है सेल बॉडी मतलब सेल की बॉडी, मतलब जहाँ पे उसके सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हों। Cell body called cyton contain abundant granular neuroplasticity and a large nucleus। ठीक है, ग्रेनुलर अभी मैं बता रहा हूँ ग्रेनुलर पार्ट क्या होता है। इसमें जो ग्रेनुलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं निसल बॉडी। अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें लेबलिंग होगी निसल ग्रेन्यूल या निसल बॉडी। ये होते क्या हैं, ट्राईफोल्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। दे आर द ग्रेन्यूल्स विच आर फाउंड टू बी एग्रीगेशन ऑफ आरईआर। ठीक है, आरईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सब लोग को पता होगा, 9th में भी पढ़ रखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आरईआर जो होता है आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एग्रीगेशन मतलब आरईआर, कई सारे आरईआर जब कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज रिच इन आरएनए, वो आरएनए में रिच होता है, कंसर्न्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और आपको पता है आरईआर किस में पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर। क्लियर है। तो सेल बॉडी में क्या होता है, एक तो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, निसल बॉडीज होती हैं। निसल बॉडी क्या होती हैं ये मैंने बता दिया आपको कि दे आर द एग्रीगेशन ऑफ आरईआर और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। क्लियर है। ठीक है, और सेल बॉडी क्या बनाती हैं, दे फॉर्म द ग्रे बॉडी। क्लियर है। जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ोगे, तब तुम्हें ग्रे मैटर और वाइट मैटर, या आपने कभी सुना भी होगा कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। तो जो ग्रे मैटर होता है वहाँ पे जो सेल बॉडी होती हैं वो पूरी तरह से कंसंट्रेटेड हो जाती हैं। तो सेल बॉडी अगर कंसंट्रेटेड हो जाती हैं तो किस कलर का अपीयरेंस आता है, ग्रे कलर का अपीयरेंस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। याद रखना, जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ोगे तो न्यूक्लियाई पढ़ोगे, गैंग्लिया पढ़ोगे। तो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, सेल बॉडीज जब कलेक्ट हो जाती हैं, ग्रुप हो जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियाई।
ठीक है। न्यूक्लियाई कहाँ पे बुलाते हैं? इन द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब जब ब्रेन पढ़ोगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो वहाँ पे आप क्या पढ़ोगे? न्यूक्लियाई। लेकिन अगर वही ग्रुप ऑफ जो सेल बॉडी है वो PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जैसे टंकी है आपके घर में, जो टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, वाटर की जो टंकी होती है, ठीक है, वो जान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे जो पाइप्स निकली हैं वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को क्या बुलाते हैं? गैंग्लिया बुलाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया ऑफ द न्यूरॉन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डेंड्राइट। डेंड्राइट प्रोजेक्शंस होते हैं। आपने यहाँ पे डायग्राम पे देखो तो आपको बहुत सारे ऐसे पार्ट्स देखेंगे, जैसे लग रहा है सेल बॉडी से कुछ ऐसे ब्रांचेस की तरह निकले। ये एकदम ट्री की तरह ब्रांचेस की तरह नहीं होते, ऐसा नहीं होते, ये कांटे स्पाइंस टाइप के निकले, ये प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे अगर आप बैलून में अपनी फिंगर को ऐसे इंसर्ट करो और अपनी फिंगर को ऐसे निकालो तो आपको प्रोजेक्शन निकलेगा। प्रोजेक्शन मतलब बाहर की तरफ अगर कोई पार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग या प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म से ही ब्रांचेस आगे की तरफ डेवलप होती हैं, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव द स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलस होता है उसको ये क्या करती हैं? रिसीव करने में हेल्प करती हैं। आर हाईली ब्रांच एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होती हैं ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। फंक्शन, इनका फंक्शन मेन क्या होता है? कैरी इम्पल्सेस टूवर्ड्स सेल बॉडी, ठीक है। जैसे अगर आपकी स्किन है, मान लो आपने कुछ टच किया, ये मान लो मैंने टच किया, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन लगी होंगी उसकी जो सेल बॉडी होगी, जब भी हमने इसको टच किया तो जो इम्पल्स है उसको रिसीव किसने किया? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट पासेस द इम्पल्स टू द सेल बॉडी, और वो किसको पास कर देता है? सेल बॉडी को पास कर देता है। समझ में आ गया? तो इन दोनों का फंक्शन लगभग क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सॉन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, एक्सॉन। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशन, ये दोनों एक्सटेंशन है, हम इनको एक्सटेंशन बुला सकते हैं। क्यों एक्सटेंशन बुलाते हैं? जो सेल बॉडी है वो अगर प्रोजेक्शन की तरफ डेवलप हो रही है तो डेंड्राइट बना ले रही है, और लॉन्गर ट्यूबुलर पार्ट में डेवलप हो जा रही है तो वो एक्सॉन बना ले रही है। तो इसीलिए क्या है? एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? सेल बॉडी का एक्सटेंशन है, विच फॉर्म द वाइट मैटर। याद रखना, सेल बॉडी क्या बनाती है? ग्रे मैटर बनाती है, और एक्सॉन्स जब ग्रुप हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वाइट मैटर। जब भी आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे ग्रे मैटर और वाइट मैटर पढ़ोगे। तो ग्रे मैटर मतलब, ग्रे मैटर इज द ग्रुप ऑफ, मतलब जहाँ पे सेल बॉडीज ज़्यादा हों वो कैसा, किस कलर का दिखता है? ग्रे मैटर। और जहाँ पे एक्सॉन्स ज़्यादा हों वो कैसा दिखता है? वाइट मैटर। तो एक्सॉन इज लॉन्गर प्रोसेस, लॉन्गर होता है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। स्मॉल स्वेलिंग एट द एंड, और जब एंड आता है ना तो वहाँ पे एक स्मॉल स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्मॉल स्वेलिंग जैसे मान लो कभी कभी आपने कोई स्टेम देखी, उसमें लंप बन जाता है, ठीक है, या धागे, अगर आपके पास इस टाइम वीडियो देखते हुए कोई थ्रेड है तो उस थ्रेड में एक गांठ लगा दो, ठीक है। तो जब गांठ लगा दोगे तो जान लो वो क्या है? वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो एक्सॉन है वो जो उसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या होता है? स्वेलन होता है, ठीक है। तो स्मॉल स्वेलिंग एट द एंड, एक्सॉन के एंड पे स्वेलन होता है, एक्सॉन टर्मिनल जिसको बोलते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलिमा। जैसे हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू में पढ़ा था, वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती थी उसको क्या बुलाते थे? उसको बुलाते हैं सैरकोलिमा। यहाँ पे क्या बुलाएंगे? एक्सोलिमा बुलाएंगे। और उसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको एक्सोप्लाज्म बुलाएंगे। क्लियर हो गया होगा? देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन दो टाइप के होते हैं, एक माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। अब देखो, माइलिनेटेड मतलब माइलिन की शीट। अगर आप एक्सॉन्स में देखो तो दो पार्ट होते हैं, आगे मैंने डायग्राम भी लगा रखा है, ये देखो, ये एक्सॉन नीचे आप लोग बीच में दिख रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर आपको एक ग्रोथ मतलब दूसरा पार्ट दिख रहा है, ये, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? दैट इज माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ होती है। इफ द माइलिन शीथ प्रेजेंट ऑफ द एक्सॉन तो क्या बुलाओगे? माइलिनेटेड। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन माइलिनेटेड। दो टाइप के एक्सॉन्स होते हैं। दो माइलिनेटेड होते हैं ना, वो जल्दी इंपल्स कंडक्ट करते हैं। जैसे एक इंपल्स यहाँ पे आई, ये इंपल्स ऐसे पास हो जाती है, स्किप हो जाती है, क्योंकि जो माइलिन शीथ होती है ना वो कंडक्टर नहीं होती, वो इंसुलेटेड होती है, ठीक है। दैट कैन नॉट कैरी द इम्पल्स। तो जो इम्पल्स मान लो यहाँ पे आई, ये इम्पल्स ऐसे जंप हो जाती है दूसरे पार्ट पे। ये कहीं कहीं पे गैप होता है ना, जहाँ पे माइलिन शीथ अपसेंट होती है वो गैप होता है, तो उस गैप से क्या होता है? इम्पल्स कैरी होता है। तो इससे थ्रू जो जितने भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं उनमें जो इम्पल्स होता है बहुत तेज चलता है। क्यों तेज चलता है? क्योंकि माइलिन को स्किप कर जाता है। भाई अगर आपको, जैसे अगर आप उड़ रहे हो, जैसे आप थोड़ा सा ऐसे चले और उड़ गए,
तो जल्दी पहुंचोगे ना कहीं, क्योंकि आपने उस डिस्टेंस को तो कवर ही नहीं किया। सेम एज जो इम्पल्स होती है, आपको पता है जो इम्पल्स डेंड्राइट फिर साइटोन फिर एक्सॉन में आ रही है, तो वो जो इम्पल्स होती है वो गैप गैप में चलती है जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती। जो जितनी भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं उनमें जो इम्पल्स होती है वो बहुत तेज चलती है, ठीक है। तो माइलिनेटेड इज सराउंडेड बाई अ फॉस्फोलिपिड, एक्चुअली ये फॉस्फोलिपिड की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। द माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई फ्लैटेंड सेल्स जिसको श्वान सेल्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि जो माइलिन शीथ होती है ये कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज श्वान सेल्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द श्वान सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलिमा, ठीक है। ये जो आउटर लेयर होगी, ये वाली आउटर लेयर जो होगी इसको क्या बुलाएंगे हम, न्यूरोलिमा बुलाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से एक्सॉन दो टाइप के हो गए, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिन शीथ क्या होती है मैंने बता दिया, माइलिन शीथ की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो द नॉन माइलिनेटेड जो गैप होते हैं जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, द नॉन माइलिनेटेड गैप्स और कॉन्स्ट्रिक्शन इन द एक्सॉन आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। याद रखना जो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में लेबलिंग है, नोड ऑफ रैनवियर बुलाते हैं उसको। माइलिन शीथ सर्व एज एन इंसुलेटिंग, मैंने अभी बताया ना आपको, दे आर नॉट कंडक्टर, दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल, इट कॉजेज साल्टेटरी कंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। साल्टेटरी कंडक्शन मतलब होता है कि व्हेन द इम्पल्स इज स्किप, ठीक है। अभी मैंने बताया ना इम्पल्स अगर यहाँ आई तो ये पूरे लेंथ को क्रॉस करके आगे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो इंसुलेटेड है। क्लियर है। तो इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, साल्टेशन, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन मतलब द इम्पल्स स्किप, मतलब दैट जंप दैट माइलिन शीथ, माइलिन शीथ को क्रॉस करके आगे की तरफ चली जाती है, दैट टेक्स टू लेस टाइम, जिससे कम टाइम लगता है इम्पल्स को आगे की तरफ पास होने में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, श्वान सेल्स समझ में आ गया और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी क्लियर हो गया, और साल्टेटरी कंडक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। आज फर्स्ट डे है तो मैं भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब टॉपिक को बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल नहीं करना चाहता, बस एक मतलब नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस लेसन, इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्विच टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल स्टडी सेल। और उसके बाद हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी बहुत तेज अब भगाना है, मतलब भगाना इन द सेंस कि आई विल डिस्कस एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, you are able to understand whatever I told you and you got a lot of information about the nervous tissue here? If yes, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन पर प्रेस करने पे मुझे इंकरेजमेंट मिलता है, मुझे लगता है कि यस स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है। तो आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो आप लाइक बटन पे प्रेस कर दिया करो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद लोग स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि उनको लाइक बटन पे भी प्रेस करना है। सो स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।